हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चैप्टर चल रहा था हमारा जैव परक्रम और उसमें हमने जो पोषण है वो पढ़ लिया था और श्वसन पढ़ लिया था। अब पोषण में हमने क्या पढ़ा था कि हमने बाहर से भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया और उनसे क्या प्राप्त किया, पोषक तत्व जो सरल भोज्य पदार्थ है उनको प्राप्त किया। फिर श्वसन में हमने क्या किया कि उन जो सरल भोज्य पदार्थ है उनको ऑक्सीजन के साथ उनका विखंडन करिए और उनसे क्या किया, ऊर्जा मुक्त की। अब उस ऊर्जा का उपयोग शरीर के विभिन्न कार्यों में हुआ। अब जो न्यूट्रिशन हमने लिया, पोषण में जो न्यूट्रिशन हमने प्राप्त किया, अब उसको क्या करना है, शरीर के विभिन्न भागों तक, कोशिका तक पहुंचाने का काम करना है। अब कोशिका तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी कि कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जिसके माध्यम से क्या हुआ, कोशिका तक वो जो पोषक तत्व है वो वहां पर पहुंच जाए। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं रक्त परिसरण तंत्र या वहन तंत्र। अब आप देखो कि ये क्या है, ये है आपका दिल या हार्ट, इसके बारे में आप आज पढ़ने वाले। अब ये क्या काम करता है कि जिस प्रकार से आप देखोगे अपने घर में पूरी पाइपलाइन बिछी होती है पानी की। अब वो क्या काम करती है कि पानी अपने घर में जिस बेसिन में है या जहां पर बाथरूम में, जहां पर उनको पानी की आवश्यकता होती है, वहां पर पानी की सप्लाई किसके माध्यम से होती है, पाइप के माध्यम से। अब पूरे घर में पानी घूमे, इसके लिए क्या करते हैं, पानी की टंकी को ऊपर रखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से सीधा प्रेशर बने और पानी हर जगह पर पहुंचे। अगर पानी की टंकी ऊपर नहीं रख के नीचे रखे तो उसके लिए अपन को क्या, किसी मोटर की आवश्यकता होगी जो क्या करे, उस पानी को पंप करे कि पूरे शरीर में क्या हो, वो पानी पूरे घर में पानी की सप्लाई हो सके। उसी प्रकार हमारा शरीर है। अब हमारे शरीर में रक्त एक जगह से दूसरी जगह तक विसरण के माध्यम से जाता है, लेकिन वो इतना हमारे शरीर के अंदर वो इतनी छोटी छोटी रक्त वाहिका है कि पूरे शरीर में उस रक्त की सप्लाई प्रत्येक कोशिका तक नहीं हो सकती। अब इसीलिए हमारे शरीर के बीच जो पाइपलाइन है उसको किसकी आवश्यकता होती है, किसी मोटर या पंप की आवश्यकता होती है। और वो पंप का काम कौन करता है, यह हृदय करता है। और उस हृदय की सहायता से ही सारे शरीर में रक्त की सप्लाई करना। और रक्त के अंदर घुले हुए रक्त के अंदर क्या क्या होते हैं कि कोशिकाओं को लेके जाने वाले ऑक्सीजन भी रक्त के अंदर होती है। वापस कोशिकाओं ने जो छोड़ी वो रक्त, वो CO2 भी रक्त के अंदर से सप्लाई होती है। उसके बाद में कुछ कुछ अपशिष्ट पदार्थ है वो भी वापस कहाँ पर आ जाते हैं, रक्त के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारा जो घर के सिस्टम में जो पानी का काम है वो तो है रक्त। और जो पाइपलाइन बिछी हुई है वो यह है हमारे अंदर की जो धमनी तथा सिरा है। हमारे शरीर के अंदर जो पाइपलाइन मुंह है वो क्या है, धमनी तथा सिरा है, उनको अपन अच्छे से समझने वाले। और जो पानी की जो मोटर लगी होती है वो है अपने अंदर से काम करता है, उसका कौन, हृदय करता है। तो रक्त वहन तंत्र या रक्त परिसरण तंत्र में क्या है कि पानी है, रक्त है, उसको क्या करना है, धमनी तथा सिराओं के माध्यम से और हृदय की सहायता से पूरे शरीर में पंप करना है। प्रत्येक कोशिका तक रक्त को पहुंचाने का काम है, वही अपन किसमें पढ़ेंगे, रक्त परिसरण तंत्र या वहन तंत्र के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है। ये पढ़ने वाले अपन, देखो ये इस प्रकार से, ये क्या है, ये हमारा हृदय, ये हमारे अंदर की पानी की मोटर है। और ये सारे ये पाइपलाइन बिछी हुई है, ये है धमनी तथा सिराएं। ये जो आप लाल कलर की देख रहे हो इसमें तो ऑक्सीजन युक्त रक्त सप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये जो आप ये ब्लू कलर की देख रहे हो वो है सिराएं, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त या अशुद्ध रक्त जिसको बोलते हैं सिराएं के अंदर घूम रहा है। मतलब एक में तो प्योर पानी जा रहा है और एक में गंदा पानी जा रहा है, ठीक है, ये समझ लो। और ये है मोटर अपना, ठीक है। और मोटर आ गई, पाइपलाइन आ गई, और पाइप के अंदर जिस प्रकार से पानी है वो है रक्त। यही है अपना पूरा वहन तंत्र और इसी को अपन को पढ़ना है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। सबसे पहला है वहन तंत्र। क्या पढ़ना है, अपना टॉपिक है वहन तंत्र। देखो वहन के अंदर ही क्या है, या रक्त परिसरण तंत्र। वहन के अंदर ही क्या है, वहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना, किसको, पोषक पदार्थों को, न्यूट्रिशन है। उसके बाद है उत्सर्ज, जो उत्सर्जी तत्व है जैसे अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर को, वो क्या करने, शरीर के एक कोशिका से लेकर शरीर के विभिन्न भागों तक पहचाना। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन युक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारे अंदर रक्त है उसको कहाँ पर भेजेंगे अपन, फेफड़ों में। फेफड़ों से क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वापस इसमें रक्त में आके ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये सारा काम कब होगा, जब है वो अपना वहन तंत्र अच्छे से काम करेगा। तो वहन तंत्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि वहन तंत्र की परिभाषा होगी
कि मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र या वहन तंत्र कहलाता है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या, भोजन की, ऑक्सीजन की और अन्य आवश्यक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा होता है, संवहन तंत्र के द्वारा होता है। अब इस रक्त संवहन तंत्र के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, 3 चीजों को अपन को पढ़ना है। पहला तो है पानी की मोटर, मतलब अपना हृदय। फिर है दूसरे नंबर पर है क्या पढ़ना है, पाइपलाइन। उसके अंदर क्या है, धमनी तथा सिराएं। फिर है वहन माध्यम, अर्थात जिस प्रकार से जल है तो उसके अंदर हमको पढ़ना है रक्त पढ़ना है, और एक पढ़ना है लसिका। रक्त पढ़ना है और क्या पढ़ना है, लसिका पढ़ना है। अब अपन बारी बारी से एक एक को लेते। सबसे पहले लेंगे अपन पाइपलाइन को लेते, ठीक है। रक्त नलिकाओं या धमनी तथा सिराओं को ले लेते हैं। अब धमनी तथा सिरा क्या होती है, ठीक है। रक्त वहन तंत्र क्या है कि शरीर के प्रत्येक भागों में अपशिष्ट पदार्थ, जो पोषक पदार्थ है और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य जिस तंत्र के माध्यम से किया जाता है वह है वहन तंत्र। वहन तंत्र पर हम 3 चीज पढ़नी है। पहला पढ़ना है हृदय को, फिर पढ़ना है अपन को रक्त वाहिकाओं, और दूसरा पढ़ना है माध्यम। माध्यम के अंदर क्या है, एक तो पढ़ना है रक्त को और एक पढ़ना है लसिका, और इसी के साथ अपना ये क्या हो जाएगा, ये रक्त वहन तंत्र पूरा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले रक्त वाहिकाओं को लेते हैं। रक्त वाहिका अब एक होती है हमारे अंदर धमनी, और एक होती है सिरा। धमनी और सिराएं, ठीक है। और एक और होती है केशिकाएं, ठीक है। उनको अपन बाद में पढ़ते हैं, पहले धमनी और सिरा को समझते हैं। अब धमनी क्या होती है और सिरा क्या होती है। अब जैसे कि हमारा ये हृदय, हमारा ये हृदय, ये हमारा हृदय। अब हृदय के और ये शरीर के विभिन्न अंग है। मान लो यहाँ पर कोई भी फेफड़ा हो या शरीर के कोई भी अंग है, ठीक है, ये अंग है, ये शरीर का मान लो कोई भी अंग है। अब धमनी क्या होती है कि शरीर के, ये हमारा हृदय, अब हृदय से जो रक्तवाहिका या जो रक्तवाहिका क्या करेगी, हृदय से रक्त को कहां पर लेके जाएगी, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक, शरीर के अंग तक। वो कोई भी अंग हो, चाहे फेफड़ा हो वगैरह हो, कोई भी, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, धमनी। तो ये काम कौन करेगा, धमनी। रक्त कहां से लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है हृदय से कहां पर, हमारे शरीर के अंगों तक। रक्त को ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, धमनी के द्वारा होता है। अब है सिरा। सिरा क्या होती है कि सिराएं वे रक्तवाहिका होती है जो क्या करती है कि हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग है वहां से रक्त लेके गई और किसको दे दिया, हृदय को दे दिया। किसको दे दिया, हृदय को दे दिया। ये काम जो करेगी उनको अपन बोलेंगे सिरा। क्या बोलेंगे, उनको सिरा बोलेंगे, ठीक है। तो आपको पूछे धमनियां क्या होती है, तो धमनियां वे रक्तवाहिका होती है जो क्या करती है कि शरीर के हृदय से रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करती है। वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है धमनी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिखेंगे धमनी क्या है, शॉर्ट में अपन को लिखना है, ठीक है। शॉर्ट में क्या लिखेंगे अपन, हृदय लिख दिया, हृदय से तीर कर देंगे कहां पर, अंग की तरफ। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपनी धमनी। अब है सिरा। सिरा में क्या पढ़ा था हमने कि शरीर के जो अंग है वहां से रक्त को कहां पर लेके जाएगी, ये हृदय तक। वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपनी सिरा। जब अपन हृदय का रेखा चित्र पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। फुफ्फुस से सिरा कौन सी है, तो इसका सबका सॉल्यूशन इसी से निकलेगा। हृदय से जहां पर अपन को अंग दिखे वो है धमनी, अंग से जहां पर हृदय की तरफ रक्त लेते जाकर दिखेगा वो है सिरा। अब धमनी तथा सिराओं में आप देखोगे कि अपने शरीर में धमनी तथा सिराएं का दिखती है।
तो जो धमनियां होती है वो शरीर की गहराई में पाई जाती है। ये आप हाथ के ऊपर ये जो सारी नसें देख रहे हो, ये क्या है? सिराएं है। ये क्या है? सिराएं रहती है। तो ये होती है हमारे शरीर के ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ठीक है। और ये पाई जाती है गहराई में। दूसरा अंतर हो गया। अब है तीसरा अंतर कि ये जो धमनी है और सिरा होती है, देखो धमनी क्या कर रही है? हृदय से लेके कहां पर भेज रही है? अंगों तक भेजने का काम कर रही है। और सिरा क्या कर रही है? अंग से हृदय की ओर भेजने का काम कर रही है। अब ये जो हमारा हृदय होता है, ये जो हमारा हृदय होता है, यह 4 भागों में से बटा हुआ होता है, ठीक है। अब ये वाला भाग है, ये बहुत ही बड़ा होता है, और यहां से ये जो नीचे वाला भाग है, तो ये तो बहुत ही संकुचित होता है। अब क्या करना है कि उसको, जो नीले वाला भाग है या जो हृदय का अंतिम वाला भाग है, अब हृदय से क्या करना है? पूरे अंगों तक रक्त को सप्लाई करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा मात्रा में दबाव की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और उसके लिए दबाव पड़ेगा ज्यादा, तो जो धमनियां होती है वो क्या होनी चाहिए? मोटी होनी चाहिए। धमनियां अगर मोटी होगी तो ही काम चलेगा, वरना क्या हो सकती है? वहां से वो फट सकती है। तो ये जो धमनियां होती है, इनकी सतह होती है मोटी, यह सतह मोटी होती है, ठीक है। और इनकी यह पतली होती है, इनकी तुलना में पतली होती, ठीक है। बस ये हो गए अपने 3 अंतर। क्या है? हृदय, हृदय से अंग की तरफ लेके जाती है, ये शरीर की गहराई में पाई जाती है, ये ऊपरी सतह पर पाई जाती है, ये मोटी होती है और ये क्या होती है? पतली होती है। तो ये हो गया अपनी धमनी तथा सिराएं होती है। अब मैक्सिमम जो धमनियां होती है, मैक्सिमम धमनियां, सभी नहीं, जो मैक्सिमम धमनियां होती है उसमें क्या बहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त। अब इसका अपवाद है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। ये क्या है? इसका अपवाद है। ये क्या है? इसका अपवाद है। मतलब जो फुफ्फुसीय धमनी है वहां पर शुद्ध रक्त न बहकर अशुद्ध रक्त बहेगा, ठीक है। और इसमें है वो अशुद्ध रक्त बहता। इसका भी अपवाद क्या होगा? इसका अपवाद होगा फुफ्फुसीय शिरा, ठीक है। अब फुफ्फुसीय शिरा का ये अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहां पर आपको धमनी तथा रक्त वाहिकाओं में आपको 2 चीजें, धमनी और शिरा किसको बोलते हैं और इनके बीच में अंतर करने का जाए तो आपको लिखना है कि वे रक्त वाहिका जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करते हैं वो धमनियां कहलाती है। यह शरीर की गहराई में पाई जाती है और इनकी सतह मोटी होती है। ये अधिकतर शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अंग से हृदय की तरफ शिराएं, ऊपरी सतह पतली तथा अशुद्ध, ये हो गया धमनी तथा शिराएं। अब एक और होती है केशिकाएं, उनको अपन समझ लेते हैं। अब ये आ गई अपनी धमनी, ये आ गई धमनियां, ठीक है। ये आ गई शिराएं, ये आ गई शिराएं। अब धमनी तथा शिराएं कहां पर जाती है? कोशिका के अंदर जाती है और ये इनके अंदर रक्त बहता है। अब ये आगे जाके क्या करती है? छोटी छोटी बहुत सी नलिकाओं में, ये आगे जाकर बहुत ही छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाती है, ये ऐसे बहुत ही पतली पतली नलिकाओं में। अब ये गई यहां पर, मान लो कोई कोशिका है, ठीक है। अब कोशिका के अंदर ये सारी प्रवेश कर दी, ये। अब इसने कोशिका के अंदर क्या किया? ये शुद्ध रक्त इसको दे दिया, कोशिका ने ऑक्सीजन का उपयोग कर लिया। अब वापिस है ये आगे जाकर ये क्या होती है कि शिराओं के अंदर जाके खुलती है, ये शिराओं के अंदर जाके खुलती है इस प्रकार से। तो अब धमनी तथा शिराओं को आपस में जोड़ने का, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? ये छोटी 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 नलिकाएं करती है, जिनको क्या बोलते हैं अपन? केशिका या कैपिलरी, केशिकाएं, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं, ठीक है। यहां पर मैं प्लस लिख देता हूं, और इनको जोड़ने का काम कौन करती है? केशिकाएं, ठीक है। किस प्रकार से चित्र की सहायता से अपन समझते हैं? ये देखो, इसको देखो, ये अपनी क्या है? ये है अपनी
ये सारी ये क्या है, ये है अपनी धमनी और ये होती है शिराएं। अब ये धमनी और शिरा देखो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या हो रही है, कोशिका मध्य इनका ऑक्सीजन और इनका आदान प्रदान हो रहा है और ये दोनों आपस में जुड़ रही है देखो, और इनको आपस में जोड़ने का काम ये वाला जो भाग है, ये छोटी छोटी नलिका है, इनको क्या बोलते हैं, केशिकाएं बोलते हैं। तो अब अपने जो घर में जो पाइपलाइन का सिस्टम था उसका पूरा अपने समझ लिया कि पाइपलाइन का सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। तो ये अपना क्या हो गया पूरा, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर पूरा हो गया क्या, रक्त वाहिका वाला या रक्त नलिकाएं थी वो वाला पूरा हो गया। अब अपन आते हैं किसके ऊपर, अब अपन ले लेते हैं किसको, रक्त को। किसको ले लेते हैं, रक्त को। रक्त, अब हमारा जो रक्त है वो क्या है कि रक्त, आपको पूछे कि रक्त क्या है, कोई कोशिका है या रक्त क्या उत्तक है, ठीक है। तो रक्त है वो अपना कैसा है, तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है, रक्त कोई पूछे कि रक्त क्या है तो रक्त है तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक क्या है, देखो उत्तक अपन जब पढ़ते हैं कक्षा 9 में, आपका उत्तक वाला चैप्टर है जो पेशीय उत्तक होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक संयोजी उत्तक होता है। संयोजी का मतलब क्या है, जोड़ना। जब शरीर के विभिन्न भागों जिस उत्तक के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको संयोजी उत्तक बोलते हैं। अब ये तरल फॉर्म में, अब हमारा जो रक्त है, देखो हमारा रक्त है वो हमारे शरीर को हृदय से भाग में जोड़ रहा है, ठीक है। हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है क्या, रक्त शरीर के विभिन्न भागों को आपस में कनेक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, संयोजी उत्तक है। और ये कैसे फॉर्म में, तरल, तो तरल संयोजी उत्तक है। अब आपको पूछे कि रक्त खाली जगह है तो आपको आंसर देना है रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। आ गया समझ में। अब हमारा जो रक्त है इसके अंदर तीन चीजें, कितनी चीजें हैं, तीन। सर मुख्य रूप से आप दो चीजें, कौन कौन सी, कि पहला तो इसमें है इसका 55% भाग, कितना, 55% भाग है वो है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। और इसका 45% भाग है वो है कणिकाओं के फॉर्म में। कणिकाओं के, ये छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में होते हैं। रक्त के अंदर बहुत सी छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है जो सेल नहीं होती, कोशिकाएं नहीं होती है, वो क्या होती है, कार्पस होती है, कणिकाएं होती है। अब इसके अंदर तीन होते हैं। पहला होता है आरबीसी, लाल रक्त कणिका, जिसको क्या बोलते हैं अपन, लाल रक्त कणिका। अब इस आरबीसी का काम क्या होता है, इस आरबीसी का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में क्या करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई करनी है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और यह क्या करता है, यह करता है ऑक्सीजन का वहन। ऑक्सीजन का वहन करने का काम करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करता है, आरबीसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी इसमें चीज पाई जाती है वो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जिसको क्या बोलते हैं अपन, व्हाइट ब्लड कार्पस या लाल रक्त, सफेद रक्त कणिका है। जिसको क्या बोलते हैं अपन, सफेद रक्त कणिका। अब ये सफेद रक्त कणिका क्या काम करती है कि ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है। इसके अंदर बहुत से भक्षाणु भी होते हैं जो क्या करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह गए तो ये क्या करेंगे, उस बैक्टीरिया को खा जाएंगे, उसको नष्ट करेंगे। अब जब अपन बीमार वगैरह पड़ते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो उसके अंदर क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता। जैसे हमारे अंदर क्या हुआ कि कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया तो हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे कीटाणु है वो होते हैं क्या, ये डब्ल्यूबीसी, ये प्रतिरक्षा करेंगे। जैसे ही बाहर से कोई आए बैक्टीरिया वगैरह तो ये अपने अंदर से भेजेंगे इनको को जाओ बैक्टीरिया को नष्ट कर लो। तो ये है क्या, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं कौन, ये डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। आपके चैप्टर में इतना दिया हुआ नहीं इसलिए अपन ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर क्या काम आ रहा है, डब्ल्यूबीसी। अब है
एक तीसरी चीज है इसमें प्लेटलेट्स। या जिसको अपन बोलते हैं बिंबाणु। अब ये क्या काम करते हैं, आप देखना कि कहीं पर हमारे क्या चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो वहां से रक्त अपने बाहर निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद देखना कि वहां पर आपके क्या रक्त का एक थक्का सा जम जाता है, रक्त का थक्का सा जम जाता है। वो किस कारण होता है, इन्हीं बिंबाणुओं या प्लेटलेट्स के कारण होता है। ये क्या करेंगे कि हमारा जो रक्त होता है उसके अंदर क्लोटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोटिंग एजेंट होते हैं। उन क्लोटिंग एजेंट के माध्यम से क्या करेगा कि ये प्लेटलेट्स इन क्लोटिंग एजेंट के माध्यम से क्या करेगा कि रक्त का थक्का बना देगा, और रक्त का थक्का बनेगा और इससे क्या होगा, हमारा ब्लड रुक जाएगा। तो प्लेटलेट्स का काम सिर्फ आपको क्या है कि यहां पर आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। प्रश्न क्या बनेगा कि हमारे शरीर के या हमारे रक्त के अंदर रक्त का थक्का बनाने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है प्लेटलेट्स या बिंबाणु का होता है। आगे समझ में। अब अपन इन तीनों को देख लेते हैं किस प्रकार से ये होते। देखो ये हमारा रक्त, देखो ये। अब इस रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें, ये देखो ये आरबीसी आ गई, ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी आ गई, ठीक है, ये इसके अंदर जो येलो वाला पार्ट है वो प्लाज्मा वाला भाग आ गया, ठीक है। तो ये सारे हमारे रक्त के अंदर बहुत सारी चीजें आपस में मिली, कुछ अपशिष्ट पदार्थ भी रक्त के अंदर होती है, CO2 वाला भी होता है, ये सारे रक्त के अंदर होते हैं। ये देखो, अब हमारे रक्त के ठोस अवयव में तीन चीजें, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका ये इस प्रकार की होती है। ये देखो, ये जिस प्रकार से क्या होता है कि सेव होता है, उसको थोड़ा और दबा दे, इस प्रकार से क्या होती है, ये द्विअवतलाकार होती है। कौन सी, अपनी आरबीसी होती है, ठीक है। अब इस आरबीसी का काम क्या होता है कि इस आरबीसी का काम है क्या, O2 तथा CO2 का वहन करना। हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है, रक्त का लाल रंग किसके द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अब श्वेत रक्त कणिका है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको WBC बोलते हैं। श्वेत रक्त कणिका क्या होती है, ये भक्षाणु की तरह होती है, ये हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है। ये देखो इस प्रकार से ये क्या करती है, जैसे ही कोई जीवाणु है उसका भक्षण करते हैं। इसमें भी लिम्फोसाइट वगैरह 4 से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये आप यहाँ पर नहीं पढ़नी, आप 11th में जाओगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो ये होगी अपनी श्वेत रक्त कणिका। इसका मुख्य काम आपको याद रखना है, शरीर को रोग मुक्त बनाने में सहायता करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपको देता है। उसके बाद है प्लेटलेट्स। ये देखो, ये इस प्लेटलेट्स को आप देखो, ये किस प्रकार से, देखो जैसे कोई पकड़ने वाला नहीं होता, वैसे ही जैसे आपके ब्लड निकला, ये क्या करेगा, वहां पर जाएगा और आसपास के जो रक्त के अंदर जो क्लोटिंग एजेंट होंगे उनको पकड़ेगा और क्या करेगा, रक्त का थक्का बना देगा। तो ये क्या है, अपने बिंबाणु या प्लेटलेट्स है। देखो मुख्य काम इनका क्या है, रक्त का थक्का बनाना। इनका मुख्य काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। किसका काम है, प्लेटलेट्स का काम है। ये आपको याद रखना अच्छे से, रक्त का थक्का बनाना। तो ये तो आ गया रक्त का पूरा अपना जो कणिका वाला भाग है, 45% वाला भाग है वो। अब जो हमारा रक्त का भाग होता है, अगर उसके अंदर उसके अपन दो भाग करेंगे तो उसके अंदर एक कणिका वाला भाग अगर बाहर निकाल दे तो पीछे जो भाग बचता है वो सब कितने कैसे रंग का होता है, वो पीले रंग का होता है, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं जिसको, ब्लर तो नहीं हो रहा, जिसको क्या बोलते हैं अपन, प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। तो अब आ जाते हैं अपन प्लाज्मा। प्लाज्मा यही से पढ़ लेते हैं इस प्रकार से। देखो प्लाज्मा डोनेट भी किया जाता है। कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा कि क्या किया जाता, प्लाज्मा को डोनेट किया जाता था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, एंटीबॉडीज भी होती है। प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। अब अगर रक्त के अंदर से जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दिया जाए तो उसके बाद बचता है ये क्या, पीला वाला भाग, जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ये देखो इस प्रकार से पैकेट में भरा हुआ है, ये है प्लाज्मा। जिस प्रकार से अपन रक्त डोनेट करते हैं उसी प्रकार प्लाज्मा डोनेट भी किया जाता है। तो ये है अपना प्लाज्मा वाला भाग जो है द्रव भाग में। तो यह पीले रंग का होता है। कैसा, प्लाज्मा किस रंग का होता है, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, जिसमें क्या होता है 90% तो होता है इसमें जल, 90% इसमें होगा जल। और जो बाकी बचा है उसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होता है। उसके बाद एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूमिन, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एल्ब्यूमिन तथा ग्लोब्यूमिन है वो क्या है, ये है एंटीबॉडीज होती है। और उसके बाद खनिज तत्व भी बहुत सारे होते हैं। तो ये है अपना प्लाज्मा वाला भाग, कितना,
55% होता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि शरीर के रक्त कणिका वाले भाग के अलावा 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो कणिका वाला भाग और ये प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसा रंग होता है इसका, ये आपको याद रखना है, पीले रंग का। ठीक है, तो ये हो गया अपना रक्त वाला भाग। अब अपन आते हैं कि एक और अपने वहन तंत्र में दो चीजें पड़ी थी, क्या पढ़ा था, एक तो रक्त और दूसरा था लसिका। एक पढ़ा था अपने रक्त और एक पढ़ा था लसिका। अब रक्त का क्या था, तरल संयोजी उत्तक था। तो अब लसिका क्या है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ वही पढ़ा रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। लसिका, अब लसिका क्या है कि हमारी जो रक्त की केशिका है, अब उस रक्त की केशिका है उसमें से क्या होते हैं, उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं। रक्त की जो केशिका कौन सी, धमनी और शिरा को आपस में जोड़ देती है जो केशिका है, वो क्या होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब उसमें से क्या होते हैं, इन छिद्रों के माध्यम से कुछ द्रव बाहर निकल जाता है, जो क्या होते हैं, लाल रक्त कणिका, प्लाज्मा, ये सब भाग, इनके अलावा भी कुछ द्रव है वो बाहर निकल जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, लसिका। तो यहां पर इनकी लसिका क्या है, केशिकाओं के छिद्रों से निकला तरल। अब ये तरल क्या होता है, निकल के कहां पर आ जाता है, ये तरल निकल के कहां पर आता है, ये उत्तक का जो अवकाश होता है हमारे अंदर, जो कोशिका है, ठीक है, अब ये कोशिका छोटी छोटी, अब ये कोशिका आपस में मिलकर उत्तक बनाती है, लेकिन इनके बीच में जो खाली जगह बचती है, इनके बीच में कोशिका होती है, इनके बीच में जो खाली जगह बचती है उसको बोलते हैं अवकाशीय अवकाश। ठीक है, अंतराकाशीय अवकाश होता है, वहां पर आ जाती है, ये कहां पर आ जाती है, उत्तक के अंतराकाशीय अवकाश में आ जाती है। अंतराकाशीय अवकाश क्या, कि उत्तक है उनके बीच में जो जगह बचती है कोशिकाओं के अलावा, उसको बोलते हैं अंतराकाशीय अवकाश। अवकाश किसका, उत्तक का, ठीक है, वहां पर ये द्रव आ जाता है, ठीक है, और ये द्रव आपस में और आके कहां पर इकट्ठा होता है, लसिका वाहिका में। कहां पर, लसिका वाहिका। और इस लसिका वाहिका में छोटी छोटी बहुत से लसिका वाहिका इकट्ठी होकर आपस में क्या बनाती है, लसिका बनाती है। क्या बनाती है, लसिका बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं अपन, लसिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, लसिका बोलते हैं। अब ये लसिका का काम क्या है, यह क्या करता है, इसी प्रकार ये रक्त है हमारा, उसी प्रकार यह भी क्या करता है, एक प्रकार से वहन का कार्य करता है। यह भी क्या करता है, वहन का कार्य करता है। कौन करता है, लसिका करता है। अब इसके अंदर भी क्या होते हैं, लसिका के अंदर भी कुछ मात्रा में क्या होता है, लसिका के अंदर, लसिका, अब प्लाज्मा है, प्लाज्मा का रंग पीला होता है, लेकिन जो ये लसिका है इसका रंगहीन होता है। ये कैसी होती है, रंगहीन होती है। साथ ही साथ इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन होता है, इसमें कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। अब इस लसिका का एक नाम है, वो आपको याद रखना है, ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, उत्तक तरल। देखो ये उत्तक के अंदर आ गया है, ये कहां पर आ गया, अंतराकाशीय अवकाश का, उत्तक का, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तक तरल। आपको पूछे कि उत्तक तरल किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा लसिका को उत्तक तरल बोलते हैं। अब अपन वापिस समझते हैं लसिका को। लसिका है क्या, कि लसिका जिस प्रकार से अपने अंदर रक्त है, उसी प्रकार लसिका भी क्या करता है, वहन का कार्य करता है। हमारे जो कैपिलरीज होती है या केशिका होती है, उसके अंदर छोटे 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 छिद्र होते हैं, उसमें से क्या होता है, रीछ के कुछ मात्रा में जो प्लाज्मा वाला भाग और जो था उसमें से वो रीछ के बाहर निकल आता है छिद्रों में से, और वो कहां पर आ जाता है, जो उत्तक का अंतराकाशीय अवकाश होता है। उत्तक का अंतराकाशीय अवकाश क्या है, जैसे ये छोटी छोटी कोशिका आपस में मिल गई, अब इनके बीच में कुछ खाली जगह बची हुई है, वहां पर कहां पर आ जाता है, ये तरल आ जाता है, और कहां पर रहता है, लसिका वाहिका उसमें होती है, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। अब बहुत सारी लसिका वाहिका इकट्ठे होकर क्या बना देती है, लसिका। अब लसिका क्या होती है, एक रंगहीन होता है और उसमें प्रोटीन होता है। आपको पूछे लसिका का रंग, लसिका होती है तो रंगहीन पीली, ठीक है, या लाल, तो रंगहीन होता है लसिका का रंग। और
इस उत्तक तरल किसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना है कि उत्तक तरल किसको बोलते हैं, तो वो है लसिका को बोलते हैं। तो अब हमने घर की जो सप्लाई है उसके अंदर पानी को पढ़ लिया और पाइपलाइन को पढ़ लिया। अब बच्ची कौन है, मोटर। हमारे अंदर की शरीर की जो मोटर है उसको अपन को पढ़ना है। अब वो मोटर है अपना हृदय, वो मोटर है अपना हृदय। तो यहां पर आप देखो, प्लाज्मा आ गया। अब अपन को पढ़ना है किसको, हृदय को। किसको पढ़ना है, हृदय को पढ़ना है। ये है हमारा हृदय और इस हृदय को पढ़ना है। अब सबसे पहले आपको देखो कि हृदय कैसा है, तो हमारा हृदय बंद मुट्ठी के आकार का है। जिस प्रकार से हृदय क्या करता है, पंपिंग का काम करता है। हृदय हमारे शरीर के अंदर पंप की तरह कार्य करता है। ये बात है आपकी यहाँ पर। अब अपन हृदय की संरचना देखते हैं। अब हम हृदय की संरचना देखते हैं कि हृदय कहां पर होता है। अब पहले तो अपन देखते हैं कि हृदय की स्थिति क्या है, हमारे शरीर में हृदय होता कहां पर है वो अपन देखते हैं। अब यहां पर देखो, इसमें अब ये जो आप देख रहे हो ये है अपना पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ये जो नलिया आप देख रहे हो वो तो मैंने आपको समझा दिया क्या है, धमनी तथा शिराएं होती है। अब ये जो हमारा फेफड़ा है, ये जो हमारा फेफड़ा है, यहां पर देखो कि ये जो हमारा फेफड़ा है, मैंने आपको श्वसन तंत्र में बताया था कि हमारा जो ये वाला फेफड़ा, बाया फेफड़ा, यहाँ पर एक खांच होती है जिसको क्या बोलते हैं, कार्डियक खांच। इस कार्डियक खांच के नीचे क्या होता है, ये यहाँ पर होता है। देखो जैसे इस फेफड़े को हटाएंगे अपन तो इसके नीचे से क्या निकलेगा, ये निकले अपना हृदय। ये हमारा हृदय निकला। अब इस हृदय के ऊपर आवरण होता है और देखो इस हृदय के अंदर भी क्या होती है, देखो हृदय के अंदर भी छोटी छोटी ये धमनी तथा शिराएं होती है, क्योंकि हृदय के अंदर भी तो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो हृदय के इंटरनल भाग से भी क्या होती है, सप्लाई होती है रक्त की। ठीक है, अब ये इसके ऊपर का आवरण है। अब आप जो ये इस प्रकार का दिल देखते हो वो इस प्रकार का दिल नहीं, कैसा, बंद मुट्ठी के आकार का दिल होता है। जब इसके ऊपर के कवर को आप हटाओगे तो ये देखो अंदर हृदय के ऊपर भी धमनी तथा शिराएं आपको दिख रही है। अब आप देखोगे कि आपके बुक में जो फोटो दिया हुआ हृदय का वो किस प्रकार से दिया हुआ है, पूरा खुला हुआ। आप देखोगे ऊपर दायालीन नीले होता है। ठीक है, तो अब आप हृदय को देखोगे कि ये वाला हृदय का पार्ट आप देखो, यहाँ पर हृदय को जब अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से खोलते हैं तो ये देखो ये वाला जो भाग आप दिख रहे हो ऐसे, ये है अपने हृदय का भाग। यहाँ पर ऊपर वाला भाग है ये आलिंद है और नीचे वाला जो भाग है वो नीले, बाया आलिंद बाया नीले, दाया आलिंद दाया नीले। ये देखो ये इस प्रकार से अगर हृदय की परत अपन हटा देते हैं तो ये देखो यहाँ पर विभाजिका होती है। और जिस प्रकार से आपकी किताब में जो चित्र ये हुआ है वो का वो अपन हृदय का देख सकते हैं। उसके ऊपर का आधा भाग अपन हटा दे तो ये वाला किताब वाला चित्र अपना आता है। ये है देखो ऊपर वाला भाग, और ये देखो यहाँ से कनेक्शन हुआ है शिराओं का, धमनी का, बीच में विभाजिका और ये अंदर के अंदर कपाट वगैरह है। तो ये सारा क्या है, अपने हृदय का पूरा फंक्शन है। अब हम हृदय को देखते हैं डायग्राम से। अब हमारा जो हृदय है, मनुष्य का हृदय है, वो कितने कोष्ठों में विभाजित है आपको पूछे तो हमारा हृदय अपन ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, आपका फेवरेट ये वाला, और इसी से अपन पूरा समझेंगे। अब ये जो हमारा हृदय है ये 4 भागों में बटा हुआ है। कैसे, 4 भागों में बटा हुआ है। तो हमारा हृदय कितने कोष्ठकों में विभाजित है, तो 4 कोष्ठ की हृदय है हमारे अंदर। कितना है, 4 कोष्ठ की। ठीक है, और हमारा हृदय कैसा है, पंप की तरह कार्य करता है। हमारा हृदय है वो आकार कैसा है इसका, बंद मुट्ठी। ठीक है, इस प्रकार से। अब हृदय को अपन देखते हैं। हृदय का जो सबसे ये वाला जो भाग होता है इस साइड वाला बाया, उसको अपन बोलते हैं, ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं अपन आलिन। क्या बोलते हैं,
आलिन बोलते हैं इसको, आलिन। और जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है नीले। क्या है? आलिन तथा नीले। जो ऊपर वाले भाग है, देखो ऊपर वाले भाग में आलिन में क्या होगा, पूरे शरीर से जो रक्त आएगा, कहीं से भी जो रक्त आएगा वो आएगा कहां पर? आलिंदों के अंदर। तो रक्त आ रहा है, इससे आप याद रखोगे कि आलिंद में रक्त पहले आएगा कहां पर? आलिंद के अंदर। और जहां से निकल रहा है, मतलब जो नीले हो रहा है, जहां से बाहर निकलेगा रक्त, चाहे वो किसी अंग में जाए तो वो होगा नीले। ठीक है, ये हुआ है नीले। रक्त आएगा कहां पर? आलिंदों में। बाहर कहां से जाएगा? नीले के अंदर। जो हृदय का ऊपरी भाग होता है वो होते हैं आलिंद वाले दो भाग, और नीचे होते हैं नीले वाले। अब ये जो बाई तरफ है इसको बोलते अपन बाया आलिंद, और ये दाया तरफ है इसको बोलते अपन दाया आलिंद। आगे समझिए। अब ये वाला भाग है, इसको अपन बोलते हैं दाया आलिंद। इसको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपका किताब वाला डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहां से रक्त आ रहा है, कहां से निकल रहा है, तभी आप आंसर लिख पाओगे। ठीक है, दाया आलिंद और नीचे वाला होगा ये दाया नीले। आगे समझ में। अब मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो हृदय है, उस हमारे जो शरीर के अंग है, उस शरीर के अंग से, जहां पर शरीर के अंग से हृदय की तरफ अगर रक्त आएगा, जो नलिकाएं शरीर के अंग से हृदय की तरफ लेके आएगी, उनको क्या बोलेंगे अपन? सीरा बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? सीरा। और हृदय से शरीर के अंगों तक जहां पर रक्त जाएगा उसको बोलेंगे अपन धमनी। क्या बोलेंगे? धमनी। तो हमारे शरीर के अंदर जहां पर सबसे पहले रक्त आता है वो कहां पर आता है? वो आता है यहां पर। कहां पर? बाएं आलिंद में आता है। और कहां से आता है? कि यहां पर अपने ऊपर जो फेफड़े होते हैं, यहां पर ऊपर जो फेफड़े होते हैं, अपने ऊपर जो फेफड़े होते हैं वहां से क्या आता है? रक्त आता है। तो यहां पर जो ये जो फेफड़ों से जो रक्त आएगा उसको बोलेंगे रक्त। देखो कहां से आ रहा है? फेफड़ों से क्या आ रहा है? शुद्ध रक्त होके यहाँ पर जो यहां से पहला जो रक्त आएगा शुद्ध रक्त, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर का बनाया, मतलब शुद्ध रक्त आ रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त आ रहा है। तो मतलब रक्त आ कहां पर रहा है? कि अंग से, फेफड़ा हमारा शरीर का अंग से हृदय में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी? अंग से जहां पर हृदय में आ रहा है, अंग से हृदय, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी सीरा। क्या हो जाएगी? सीरा। ये क्या होगी? ये होगी सीरा। और कहां से आ रहा है? फेफड़ों से आ रहा है, तो इसका नाम होगा फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा क्या हो जाएगी? फुफ्फुस सीरा। तो आपका आंसर लिखते समय पहला आपका होगा कि सर्वप्रथम जो रक्त है वो फेफड़ों, शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में फुफ्फुस सीरा के माध्यम से आता है। अब देखो कहां पर आता है? बाएं आलिंद के अंदर आ गया रक्त हमारा। अब यहां पर जो है, अब ये है आलिंद और ये है नीले। अब जो आलिंद वाला भाग है ये क्या होता है? कि ये होता है, देखो ये इसका एरिया है बड़ा, तो इसकी जो भित्ति होती है, आलिंद की जो भित्ति है वो कैसी होती है? तो वो होती है पतली। इसकी भित्ति होती है वो आलिंदों की होती है पतली। अब क्यों होती है भित्ति पतली? क्योंकि देखो यहां पर तो क्या करना है, इसको कोई काम करना ज्यादा नहीं है, सीधा क्या हो रहा है? फेफड़ा भेज रहा है कहां पर? कहां पर भेज रहा है? सीधा भेज दिया इसने, हार्ट के अंदर भेज दिया। यहां पर कोई काम है नहीं है। लेकिन ये जो नीला होता है वो उसकी जो भित्ति होती है वो होती है मोटी, भित्ति होती है मोटी। अब इसकी भित्ति मोटी क्यों होती है? भित्ति मोटी का मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग है, ये मोटा होता है। ठीक है, ये क्यों मोटा होता है? भित्ति मोटी क्यों होती है? क्योंकि इसको क्या करना है? पूरे शरीर के अंदर रक्त को पंप करके भेजना है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? यहां पर दाब ज्यादा होता है, इसी के कारण ये भित्ति मोटी होती है। अब यहां पर आ गया, क्या हो गया? रक्त आ गया कहां से? फेफड़ों से यहां पर आ गया। अब यहां पर आने के बाद, अब यहां से रक्त आगे क्या करेगा? कि इस बाएं आलिंद से बाएं नीले में आएगा, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको यहां पर एक, सॉरी, ये यहां पर होते हैं गेट, ये इस प्रकार से। अब यहां पर होते कपाट, क्या होते हैं?
कपाट। और कपाट ये कैसे होते हैं, इस प्रकार से। अब यहां से रक्त आ गया नीचे नीले में, लेकिन वापिस अब जैसे ऐसे खुल रहे कपाट, ऐसे खुल रहे, ठीक है। तो अब यहां से गिरेगा रक्त और आ गए नीले में, नीले में आ जाएगा, लेकिन वापिस नीले से आलिंद में रक्त नहीं आएगा। तो ये होता है, यहां पर जो कपाट होते हैं वो होते हैं द्विविलनीय कपाट, मतलब दो द्वार होते हैं। तो ये होता है द्विवलनीय कपाट, ठीक है। और द्विविलनीय कपाट से होता हुआ रक्त कहां पर आ जाएगा, दाएं नीले के अंदर आ जाएगा। कहां पर आएगा, दाएं नीले के, सॉरी ये दाएं यहाँ पर, ये आएगा कहां पर, बाएं नीले के अंदर, बाएं नीले के अंदर आ जाएगा। बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले में आने के बाद अब ये क्या है, नीले, नीले काम का क्या करेगा, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम करेगा। तो यहां से क्या निकलेगी, एक धमनी निकलती है, ठीक है। अब ये है धमनी। अब देखो यहां से, अब ये यहां पर है अपने शरीर की कोई कोशिकाएं, यहां पर शरीर की कोई कोशिका है या शरीर का कोई कोशिका है, ठीक है। ये हमारे शरीर की कोशिका है। अब ये गई कोशिका के पास, हमारे शरीर की कोशिका है। अब ये हृदय से रक्त कहां पर गया, हृदय से रक्त गया शरीर के विभिन्न भागों की कोशिकाओं तक। अब रक्त गया कहां से, हृदय से अंगों की तरफ, हृदय से अंगों की तरफ, और हृदय से अंग की तरफ जाते हैं वो क्या कहलाती है, उसको बोलते हैं अपन धमनी। क्या बोलते हैं उसको, धमनी। और ये जो धमनी होती है सबसे बड़ी धमनी होती है, क्यों, क्योंकि शरीर के पूरे भाग में ब्लड की सप्लाई कर देती है सर, इसीलिए इसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। नाम इसका क्या हो गया, महाधमनी। महाधमनी से रक्त कहां पर गया, शरीर के विभिन्न भागों में जाता है और वह उसकी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। अब ये कोशिका काम करेगी कि जो फेफड़ों ने ऑक्सीजन वाला, ये यहां पर देखो मैंने रेड रेड दर्शाया है, यहां पर जो शुद्ध रक्त है, ये सारा रक्त कैसा है, O2 वाला, O2 से युक्त है, यहां पर भी रक्त में O2 है। अब यहां पर क्या करेगी कि ये कोशिका है वो क्या करेगी, O2 को ग्रहण करेगी, O2 को ग्रहण क्यों करेगी, श्वसन के लिए, और वापस क्या दे देगी, CO2 इसमें से बाहर निकलेगी, ठीक है। तो रक्त कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया, रक्त हो गया अशुद्ध हो गया। और रक्त अब यहां से कहां पर जाएगा, कि रक्त जाएगा वापस कहां पर, फेफड़ों के पास। कहां पर जाएगा, फेफड़ों के पास। कहां पर जाएगा, फेफड़ों के पास। और फेफड़े क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, अब ये आ गया शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त ने CO2 O2 ले ली। अब हमारे शरीर के विभिन्न अंग, ऊपर वाला हिस्सा है अपने शरीर का, नीचे वाला हिस्सा है। अब ये क्या करेगा कि हमारे जो शरीर है उसके निचले वाले भाग है, हमारे शरीर के निचले वाले जो भाग है वहां से ये किसी यहां से निकलेगी और ये हमारे शरीर के इस वाले आलिंद में जाएगा। ये कहां पर, आलिंद के अंदर प्रवेश करेगा अशुद्ध रक्त, ठीक है। अब यहां पर भिन्न भिन्न शिराएं होती है, यहां पर अलग अलग शिराएं है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करती है। अब ये कोशिका केवल अपने शरीर के एक हिस्से में तो है नहीं, अब हमारे जो शरीर का ऊपर वाला हिस्सा है वहां से, शरीर के ऊपर वाले हिस्से से अगर इसके अंदर आके अशुद्ध रक्त आएगा तो वो होगा उपली ऊपरी महाशिरा, ऊपरी महाशिरा। ये क्या करेगी, शरीर के ऊपर वाले भाग से अशुद्ध रक्त को लेके आएगी। और ये है निचली महाशिरा, ये है निचली महाशिरा। ये क्या काम करेगी, शरीर के निचले वाले भाग है, शरीर का अपना नीचे वाला भाग है, वहां से अशुद्ध रक्त को लेके आएगी। और एक है इसके अंदर, एक और होती है, ये जो हृदय की भित्तियां होती है वहां से अशुद्ध रक्त को लेके आती है, तो उसको क्या बोलती है, हृदय शिरा, हृदय शिरा। अब ये जो सारी शिरा है वो कहां पर लेके आ गई, अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लेके आ गई। अब दाएं आलिंद में क्या होता है कि यहां पर जिस प्रकार से यहां पर कपाट थे उसी प्रकार यहां पर भी कपाट होते हैं, यहां पर भी कपाट होते हैं। और ये जो कपाट होता है ये त्रिविलनीय होता है। क्या होता है, त्रिविलनीय कपाट होता है। ये कैसा होता है, त्रिवलनीय कपाट।
ठीक है। अब त्रिवलिन्य कपाट के माध्यम से ये सारा अशुद्ध रक्त है, ये कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इस नीले के अंदर। कहां पर आ जाएगा, नीले के अंदर। और नीले का कुछ काम नहीं है, नीले का काम क्या है कि नीले सीधा है रक्त को कहां पर पहुंचा देगा, रक्त को सीधा पहुंचा देगा कहां पर, कि हृदय के पास। नीले क्या करेगा, यहां से निकलेगा और सर फेफड़ों के पास पहुंचा देगा। कहां पर, फेफड़ों के पास पहुंचा देगा। और देखो यहां पर फेफड़ों के पास जा रहा है, मतलब हृदय से कहां पर जा रहा है, फेफड़ों के पास। तो हृदय से अंग की तरफ जा रहा है, तो हृदय से अंग की तरफ हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, उसको अपन बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हृदय से अंग, तो हो जाएगी धमनी। क्या हो जाएगी, धमनी। और क्या, कौन सी धमनी होगी, फेफड़ों की तरफ जा रही है, फुफ्फुसीय। फेफड़ों से जो कनेक्शन हो रहा है उसको बोलेंगे अपन फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी। अब देखो पूरा चक्र अपन समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, फेफड़े थे, फेफड़े के पास से आ गया शुद्ध रक्त, कहां पर आ गया, बाह्य आलिन के अंदर आता है। बाह्य आलिन के अंदर आया, इसका मतलब अंग से कहां पर आ रहा है, हृदय की तरफ आ रहा है, तो वो कहलाती है सीरा। और फेफड़ों से कनेक्शन है, इसके लिए इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय सीरा। वहां से बाह्य आलिन में आया, बाह्य आलिन से द्विवलिन्य कपाट के माध्यम से कहां पर आता है, बाह्य नीले के अंदर आता है। बाह्य नीले में आ गया, बाह्य नीले का कनेक्शन होता है शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, और किसके माध्यम से, हृदय से अंग की तरफ जा रहा है तो धमनी हो जाएगा। महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक हिस्से में ऑक्सीजन युक्त रक्त को भेजा जाता है। वहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करके CO2 वाला रक्त या अशुद्ध रक्त को बाहर कोशिकाओं से बाहर निकलता है। अब कोशिकाओं से बाहर निकला रक्त, अब वो शरीर के ऊपर वाले भाग में हो सकता है, नीचे वाले भाग में हो सकता है, हृदय की भित्ति में हो सकता है। तो अशुद्ध रक्त कहां पर आता है, सारा अशुद्ध रक्त ऊपरी महाशिरा, निचली महाशिरा तथा हृदय शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आता है। त्रिवलिन्य कपाट के माध्यम से रक्त है, अशुद्ध रक्त, वो दाएं नीले में आता है, जहां से पंप करके फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां पर भेज दिया जाता है, कहां पर भेज दिया जाता है, फेफड़ों के पास भेज दिया जाता है। फेफड़े वापस क्या करेंगे, ऑक्सीजन CO2 बाहर निकाल देंगे, O2 इसके अंदर डाल देंगे, और यही पूरा चक्र चलता रहेगा। अब देखो इस पूरे प्रोसेस में फेफड़ों में, ये हृदय में रक्त कितनी बार आया, 2 बार। हृदय में रक्त कितनी बार आया, 2 बार आया, इसीलिए इसको बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। अब आपको हृदय की क्रिया विधि लिखनी है कि हृदय की क्रिया विधि क्या होती है, किस प्रकार से हृदय है वो कार्य करता है। वो कैसे लिखेंगे आप, तो आंसर लिखेंगे अपन। सबसे पहले देखो इस डायग्राम, सर्वप्रथम हृदय से फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से शुद्ध रक्त बाह्य आलिंद में आता है। बाह्य आलिंद से द्विवलिन्य कपाट के माध्यम से रक्त है वो बाह्य नीले में प्रवेश करता है। बाह्य नीले से महाधमनी के माध्यम से रक्त शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचता है और प्रत्येक अंग की कोशिका तक पहुंचता है, जहां से ऑक्सीजन का उपयोग करके रक्त में अशुद्ध तथा CO2 युक्त रक्त भेज दिया जाता है। या अशुद्ध रक्त वहां से कोशिकाओं के द्वारा कहां पर भेजा जाता है, हमारा दाएं आलिंद वहां पर भेजा जाता है। शरीर के विभिन्न भागों के ऊपरी भागों से ऊपरी महाशिरा द्वारा तथा शरीर के निचले भागों से निचली महाशिरा द्वारा अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद में लाया जाता है। दाएं आलिंद के त्रिवलिन्य कपाट के माध्यम से अशुद्ध रक्त है वो दाएं नीले में प्रवेश करता है तथा फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को पुनः फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। एक बार वापिस, सबसे पहले हृदय का, सबसे पहले जो रक्त था शुद्ध रक्त वो फेफड़ों से कहां पर आया, बाएं आलिंद के अंदर आया। किसके माध्यम से आया, वो आया फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से। जब अपन डायग्राम बनाते तो शिरा और वो कैसे निकल गई वो आपको मैंने बताया। फुफ्फुसीय शिरा के माध्यम से कहां पर आता है, वो आता है अपने बाएं आलिंद के अंदर आता है। द्विवलिन्य कपाट के माध्यम से बाएं नीले में प्रवेश करता है और महाधमनी के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचा दिया जाता है, जहां पर ऑक्सीजन का उपयोग करके रक्त में CO2 छोड़ दिया जाता है। यह अशुद्ध रक्त शरीर के ऊपरी हिस्से का अशुद्ध रक्त किसके द्वारा, ऊपरी महाशिरा तथा निचले भाग का अशुद्ध रक्त निचली महाशिरा द्वारा कहां पर आता है, दाएं आलिंद में आता है, जहां पर त्रिवलिन्य कपाट के माध्यम से दाएं नीले में प्रवेश करता है। दाएं नीले से अशुद्ध रक्त पुनः फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहां पर पहुंचा दिया जाता है, फेफड़े में पहुंचा दिया जाता है। और इसी यही क्या होता है, इस पूरे प्रक्रम में रक्त 2 बार हृदय से गुजरता है, हृदय में से गुजरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। आ गया समझ में। अब ये हो गया अपना हृदय पूरा।
अब जिस प्रकार से हमारे अंदर 4 कोष्ठी हृदय है, उसी प्रकार कुछ जीव होते हैं जिसके अंदर, जैसे कि कुछ सरीसृप, रैंक के चढ़ने वाले जीव सरीसृप है, और उसके अंदर 3 कोष्ठक वाला हृदय भी होता है। ठीक है, उसके बाद है मछलियां वगैरह कुछ होती है, उसके अंदर द्विकोष्ठकीय हृदय भी होता है। जो मछली वगैरह होते हैं उनके अंदर द्विकोष्ठकीय हृदय भी होता है। मछली के अंदर द्विकोष्ठकीय हृदय, 2 कोष्ठीय हृदय। ठीक है, हृदय। अब अपन इसको चित्र के माध्यम से समझते, जो आपके बुक में दिया हुआ है उससे। ठीक, अब ये वाला चित्र आपके बुक में दिया हुआ है, यही है। अब इसमें क्या क्या हो रहा है कि ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अपन बाह्यालिंद, और ये वाला भाग है उसको बोलते हैं अपन दाह्यानिलय। अब सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर रक्त क्या हो रहा है, आ रहा है। अब रक्त आएगा कहाँ पर, बाह्यनिलय आलिंद के अंदर आएगा, और जो लेके आ रहे हैं उसको फुफ्फुसीय शिराएं या महाशिराएं कहते हैं। तो यहाँ से आ गया रक्त, इसके अंदर आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये वाले जो कपाट है इसको बोलते हैं द्विवलिनीय कपाट। द्विवलिनीय कपाट के माध्यम से कहाँ पर आ गया, रक्त आ गया, बाह्यनिलय में आ गया, बाह्यनिलय में आ गया। और ये जो अपन ने यहाँ पर बनाई थी, यहाँ पर अपन ने जो महाधमनी बनाएगी, इसका देखो यहाँ पर कनेक्शन निकल रहा है। ये इसको क्या बोल रहे हैं, महाधमनी के माध्यम से रक्त कहाँ पर निकला, कहाँ निकला, शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच गया। तो ये हो गया एक वाला भाग पूरा। अब देखो ये सारा तो, ये जो आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है ये शुद्ध रक्त वाला भाग है। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर दाह्यालिंद के अंदर। दाह्यालिंद के अंदर देखो, ऊपरी महाशिरा से रक्त आ गया शरीर के विभिन्न भागों से। ठीक है, ये आ गया। निचली महाशिरा से आ गया शरीर के विभिन्न भागों से रक्त, और इसके हृदय की भित्तियों से आ गया अशुद्ध रक्त, सारा आ गया यहाँ पर। यहाँ पर से अशुद्ध रक्त कहाँ पर पहुंच गया, अशुद्ध रक्त पहुंच गया कहाँ पर, दाह्यनिलय के अंदर, और दाह्यनिलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा ये कहां पर पहुंच गया, वापिस फेफड़ों के अंदर पहुंच गया। तो इस प्रकार से ये आपके हृदय का कार्य है। अब आप उस वाले डायग्राम को, पहले वालों को अच्छे से समझेंगे तो ये आपको अच्छे से नामकरण पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कनेक्शन इसका यहाँ पर निकल रहा है, आगे समझो। तो ये हो गया अपना पूरा हृदय। दोहरा रक्त परिसंचरण किसको बोलते हैं, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की भित्तीय पेशीय भित्तियां मोटी होती है। क्यों होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि नीले को पूरी शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर को भेजना होता है। हृदय में उपस्थित वाल रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से रोकते हैं, जो मैंने आपको द्विवलिनीय कपाट वगैरह बताए। अब इसके अलावा एक धमनी और शिरा में आपको लिख देना एक अंतर मैंने आपको लिखवाया था उसमें, कि जो शिराएं होती है उसके अंदर क्या होते हैं, वाल होते हैं। शिरा होते हैं उसके अंदर वाल होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इन सबके आगे अर्धचंद्राकार कपाट या वाल होते हैं, इसके अंदर वाल्व नहीं होते, यहाँ पर वाल होते, अर्धचंद्राकार वाल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या, हृदय को हमने पूरा समझ लिया। आपको आंसर लिखना आना चाहिए, पूरा प्रोसेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस प्रकार से रक्त है वो कोशिकाओं में तथा अपने हृदय के अंदर घूमता है। क्या होगा, सबसे पहले वो आपको वापस एक बार वीडियो को पीछे करके देख लेना। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं रक्तदाब को। क्या पढ़ते हैं, रक्तदाब को पढ़ते हैं। रक्तदाब, अब रक्तदाब क्या होता है कि हमारे जो शरीर की जो धमनियां होती है, हमारे शरीर की जो धमनियां होती है, धमनी क्या होती है, मैंने आपको बताया था धमनी क्या काम करती है। धमनी है वो हृदय से अंग की तरफ, हृदय से अंग की तरफ रक्त को लेके जाती है, वो क्या होती है, धमनी होती है। अब धमनी काम कब करती है, कि जब नीले होता है, नीले हमारे अंदर संकुचन तथा शीतलन का काम ज्यादा कौन करता है, नीले करता है। हृदय का जो नीचे वाला भाग होता है, हृदय को जो नीचे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, वो क्या करता है, संकुचन तथा शीतलन, मतलब संकुचन होता है, सिकुड़ता है और फैलता है। ठीक है, अब जब ये नीले संकुचित होगा, नीले संकुचित होगा तो क्या होगा, जो रक्त है वो प्रेशर के साथ बाहर निकलेगा,
और इस प्रेशर के साथ बाहर निकलने से ये जो धमनियां होती है, इनके अंदर ये जो भित्ति है, धमनिया की जो ये दीवार है, इसके ऊपर क्या पड़ता है, दाब पड़ता है। क्या पड़ता है, दाब पड़ता है, और इसी को बोलते हैं अपन रक्त दाब। क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। तो रक्त दाब किसको बोलते हैं कि नीले के संकुचन तथा शीतलन के द्वारा रक्त की धमनियों की आंतरिक दीवारों पर जो दाब पड़ता है उसको रक्त दाब बोलते हैं। आ गया समझ में। अब जब ये हृदय का जो ये नीले है ये संकुचित होगा, हृदय का नीले संकुचित होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, संकुचन दाब। और जब कोई चीज ये वो इकट्ठी होगी तब उसमें से प्रेशर के साथ पानी बाहर निकलता है। जैसे आपने गुब्बारा दबाया, उसको आप दबाओ ऐसे, तो उसके अंदर से प्रेशर से पानी बाहर निकलता है, मतलब दाब ज्यादा होता है। तो जो नीले का संकुचन दाब है वह होता है 120, मैक्सिमम 120 होता है, 120 mm। और जो शीतलन दाब है, जब ये शीतल नॉर्मल अवस्था में आ जाता है तब यह दाब हो जाता है 80 mm। ठीक है, तो धमनियों पर जो दाब निकल होता है संकुचन के समय 120 mm, और जब शीतलन की अवस्था में होता है 180 mm होता है। तो सामान्य मनुष्य का रक्त दाब कितना होना चाहिए, तो आपको याद रखना है रक्त दाब, और इसको अपन ऐसे लिखेंगे 120/80। ठीक है, ऐसे 80 ऊपर मत करना, ठीक है, 120/80। अगर आपको ज्यादातर आपके तो इतना कठिन नहीं पूछेंगे, बाकी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें आपको दे दिया जाता है कि रक्त दाब है 120/80, 80/120, तो ठीक है 180 इसको ऐसे लिखते हैं, 120/80 लिखते हैं। अब इस रक्त दाब को मापने का जो यंत्र होता है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, बीपी हाई तथा बीपी लो अपन बोलते हैं, तब क्या करता है डॉक्टर, एक अपने यहाँ पर बेल्ट सा बांध लेता है और एक जो पारे वाला यंत्र होता है तो उसको उसके माध्यम से रक्त दाब को मापता है, और उसको क्या बोलते हैं, स्पाइगो मैनोमीटर। स्पाइगो मैनोमीटर, जिसको रक्त दाब मापी भी बोलते हैं, स्पाइगो मैनोमीटर। और उसके साथ भी क्या करता है, आप वहां पर अपनी नाड़ी को सुनता है, जो यंत्र कान में लगाते हैं इसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो रक्त दाब किसके द्वारा मापा जाता है, स्पेग्नो मैनोमीटर, आपको याद रखना है 120/80 रखता है। संकुचन किसके द्वारा होता है, धमनियों के अंदर जो दबाव होता है उत्पन्न रक्त के द्वारा, उसको क्या बोलते हैं, रक्त दाब बोलते हैं। नीले के संकुचन या शीतलन के द्वारा यह उत्पन्न होता है। तो ये है अपना पूरा रक्त दाब। ठीक है, चित्र वगैरह है तो मैं आपको बता देता हूं इसका। रक्तदाब का चित्र भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये अपना रक्तदाब। रक्तदाब क्या होता है कि रक्त धमनियों पर रक्त धमनियों की भित्ति पर रक्त के द्वारा लगने वाला दबाव क्या बोलते हैं, रक्तदाब जिसको कहते हैं। ठीक है, और उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब कब होता है, जब 80 से नीचे हो जाता है तो क्या होता है, निम्न रक्तदाब। 120 से ज्यादा, सामान्य मनुष्य का 120 से 80 इनके बीच में होना चाहिए। और स्पेग्नो मैनोमीटर आपको याद रखना है। तो इसी के साथ ये आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ रक्त वहन तंत्र है वो होता है पूरा। अब कल अपन पढ़ेंगे पौधों में वहन किस प्रकार से होता है। पौधे ने भी तो पोषक तत्व ग्रहण किए थे, जल है, ठीक है, खनिज लवण है, इनको किस प्रकार से एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने का काम करता है वो अपन इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको अरावली पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है और कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।